हम एकलव्य स्कूल की जो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए हम पेडागोजी कवर कर रहे हैं। हमने पेडागोजिकल कंसर्न और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारा एक टॉपिक, उसका आज लास्ट टॉपिक है, हमारा लास्ट चैप्टर कह सकते हो आप। और इसमें हमने जो है सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हो यदि देखना होगा तो, क्योंकि हमने डिटेल में सभी चीज़ें डिस्कस करी हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस की सीरीज़ करने वाले हैं जिसके लिए जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सभी को हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, और जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनको भी हम क्वेश्चंस सीरीज़ में ऐड करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी। तो हम देखते हैं आज हमें क्या क्या देखना है। हमें इंक्लूजन देखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन का हमने फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या है हमें ये देखना है, स्कूल रेडीनेस क्या है, ठीक है। इन टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके हम देखते हैं टॉपिक वाइज। तो सबसे पहली बात करते हैं हम फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी हमारी क्लास। मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बताते जाऊँगा, क्योंकि आज शायद हिंदी में कहीं कहीं टाइप हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं हम फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन विथ स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो फिलॉसफी सबसे पहले ये वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। दर्शन मतलब क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी जब दर्शन एक टॉपिक आया था, दर्शन शब्द आया था, तो मैंने इसको समझाया था डिटेल में, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, या दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, दर्शन शास्त्री कौन बन जाते हैं। तो इसके लिए यदि मैं बताऊँ फिलॉसफी का, यदि मैं शाब्दिक अर्थ लूँ या फिर वैसे ही अर्थ डिस्कस करें इसका, तो ज्ञान या फिर सत्य की खोज, ज्ञान या सत्य की नई नई खोज करना और उस खोज का विश्लेषण करना ही दर्शन है, ठीक है। अब कुछ किताबों में या कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि हर मनुष्य जो कि प्रतिदिन अपने अनुभव करके सीखता है, जो चीज़ें, जो ज्ञान का अर्जन करता है अपने अनुभवों के द्वारा, तो वहीं और उनका विश्लेषण करता है। अब मान के चलिए यदि मैं इसको एग्जांपल से बताऊं कि आपने कोई बिजनेस को खड़ा किया, ठीक है, कोई भी बिजनेस, मान के चलिए आपने टीचिंग से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, आपने कोचिंग खोला, ठीक। अब कोचिंग खोलने के लिए आपको जो जो अनुभव की ज़रूरत पड़ी आपने खोल लिया उसको, फिर उसको आपने 1 साल चलाया, तो आपके पास जो अनुभव आ गया, ठीक है, उसका आपने विश्लेषण करोगे। फिर यदि कोई भी खोलना चाहेगा, आपसे सजेशन लेगा, तो आप बताओगे कि ये चीज़ करोगे तो ज़्यादा सफल होने के चांसेस जो हैं आपके ज़्यादा हैं। तो यही है फिलॉसफी, यही है दर्शन, ठीक है। अब दर्शन शास्त्री कौन बन जाता है, दर्शन शास्त्री हम उससे कहते हैं जो सत्य बातों या फिर जो ज्ञान की बातें होती हैं उनको एक सैद्धांतिक रूप में उनका विश्लेषण करके एक सिद्धांत बना देते हैं, वो एक प्रिंसिपल बना देते हैं। यही दर्शन शास्त्री का कार्य होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, तो आपको माइंड में ये चीज़ें रखना है कि समावेशी शिक्षा जो है हम लेके चल रहे हैं। अब समावेशी शिक्षा मैंने पहले ही बता दिया था आपको, एक बार फिर बता देता हूँ कि सभी प्रकार के बच्चों को एक छत के नीचे एक स्कूल में शिक्षा के अवसर प्रदान करना या उन्हें शिक्षा देना ही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। अब सभी प्रकार के बालक मतलब चाहे वो किसी भी जाति को, सिर्फ डिसेबल नहीं, सिर्फ विकलांग बच्चे ही नहीं, हर जाति के, चाहे वो ऊंची हो, चाहे आर्थिक स्थिति से वो कमजोर हो, चाहे उनके विचार कैसे भी हों, सभी को एक साथ एक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना ही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो हम देखते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन, ठीक है, मतलब समावेशन का जो दर्शन है वो हमें देखना है विथ स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। जो चिल्ड्रन डिसेबिलिटी हैं मतलब विकलांग हैं, उनके लिए हमें स्पेशल रेफरेंस जो है उनका वो देखना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि फिलॉसफी मैंने आपको बता दिया। अब फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि जो स्पेशल रेफरेंस के साथ जिनकी डिसेबिलिटी है जो बच्चों की, तो उनको स्पेशल रेफरेंस के साथ हम समझेंगे उनके दर्शन को, ठीक है। तो फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन क्या है, मतलब जो समावेशन का दर्शन है वो क्या है। अब देखिए हम इसको यदि फिलॉसफी की
अर्थ से यदि रिलेट करते हुए चलें तो फिलॉसफी मतलब क्या है, एक सत्य हो गया, उसके ज्ञान का हमने क्या किए, विश्लेषण किए। तो अब इंक्लूजन हुआ, उसके ज्ञान का हमने विश्लेषण किया, मतलब क्या क्या उसमें परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या उसमें ऐड करने की ज़रूरत है, तो यहीं आएगा इंक्लूजन ऑफ फिलॉसफी में। अब हम देखते हैं समावेशन का दर्शन, ठीक है। तो इसकी बात यदि हम करें तो क्या होता है, जब आप समावेश करते हो तो समाज की एक मेंटेलिटी होती है, एक उसके परिवार की एक मेंटेलिटी होती है कि तू विकलांग है, तू इस तरीके से है, तो तू क्या करेगा उसके लिए आप क्या करोगे, वहां जाके आप क्या करोगे स्कूल में, क्योंकि आपका और बाकी बच्चों का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। आप उनसे बहुत अलग हो, आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ने के काबिल ही नहीं हो, बने ही नहीं हो, जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं उनको ऐसा किया जाता है। तो ये जो है, इन दर्शनों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, जो एक मिथ बैठ गया है समाज के अंदर, उनके परिवार के अंदर, तो इसको दूर करने के लिए हमने एक दर्शन का बनाया है, जो सिद्धांत बना दिया जाता है, मैंने बताया। तो उस सिद्धांत को हमें उन समाज के अंदर डालना है, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके टीचर की, उसके समाज की, उसके परिवार की, कि वो उसे भी उन बच्चों के साथ शिक्षा दे जो सामान्य हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ें देखते हो। अब डिसेबल चिल्ड्रन की भी बात कर लिया हमने इसके अंतर्गत ही। तो देखिए, अब डिसेबल चिल्ड्रन के बारे में तो ये हो गया, लेकिन सभी बच्चों की बात करें हम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनका समाज क्या बोलेगा, उनको नीचे दृष्टि से देखेगा, और उनके लिए ये मिथ रहेगा, ये अड़चने उनके लिए हैं, ये रोड बैक उनके लिए है कि क्या कह देते हैं उनको कि आप पढ़ने के काबिल नहीं हो, आपको काम करना है, ठीक है। तो वो छोटे बच्चे ही सिर्फ वो 6-7 साल के होते हैं, और आपने देखा होगा कि वो या तो भीख मांगने के लिए या फिर वो कहीं पे काम करने लगते हैं, किसी दुकान में वो बर्तन धोने का काम करने लगते हैं या फिर कुछ भी काम करने लगते हैं। तो उनके अंदर उनके मानसिकता ही ऐसी डाल दी जाती है कि वो बच्चे पढ़ने के लिए बने ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उसके लिए भी, जैसे हम राइट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट्स में हम पढ़ेंगे कि सभी को फ्री एजुकेशन का, उनको क्या है, उनके राइट्स हैं कि सभी को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है उनके लिए, चाहे वो कैसे भी स्थिति से आते हों, वो किसी भी माइनॉरिटी से आते हों, सभी को शिक्षा ग्रहण करने की अधिकार है, उनको राइट्स है, ठीक है। तो ये बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब स्पेशल रेफरेंस की बात करते हैं हम। अब मान के चलिए कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो क्या है, एक मिथ, या समाज उसको जाने की अनुमति दे देता है, उसका परिवार उसको जाने की अनुमति दे देता है, लेकिन वो जिस क्लास में बैठता है उसके टीचर ही क्या करते हैं, उसको हीन भावना से देख रहे हैं या फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमें यही करना है कि एक दर्शन हमारा ये बन गया है कि हमें सभी को एक मान के, समानता का अधिकार है हमारे देश में, तो सभी को हमें समान मान के उन्हें शिक्षा प्रदान करना है। यही चीज़ें है इसके अंतर्गत, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो हम उन्हें अलग से डिस्कस करेंगे। जब जैसे स्कूल रेडीनेस की बात करें तो इसमें सिर्फ मैं आपको परिभाषा बता दूंगा, उससे रिलेटेड थोड़े से 1-2 पॉइंट बता दूंगा, लेकिन हमें हर चीज़ डिस्कस करना है कि उसके पॉइंट, उसके प्रोसेस के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, यदि उसमें शिक्षक की भूमिका है तो वो कैसी है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है, कि शिक्षक का क्या महत्व है उसमें, या शिक्षक का रोल क्या है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो हम इससे रिलेटेड, यदि जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करूँ, मैं डिटेल में तो आपको कितना ही बता पाऊँगा, लेकिन हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब इसको हम इंडिविजुअली देख रहे होंगे, ठीक है, तो इनको हम तब देखेंगे। अभी हम सिर्फ आपको मेन पॉइंट जो बनते हैं कि आपका एक स्टोरी बन जाए, आपके माइंड में एक स्टोरी तैयार हो जाए कि ऐसा ऐसा होता है, जिससे आपको वो समझने में थोड़ी सी और सहूलियत होगी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। प्रोसेस क्या है इंक्लूजन की, समावेशन की। अब कंसर्न इशूज़ क्या हैं इसके, और अक्रॉस डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कंसर्न इशूज़ अक्रॉस डिसेबिलिटी। अब देखिए, सबसे पहली बात हम प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन देखें तो प्रोसेस क्या होती है इंक्लूजन की, ठीक है। समावेशन की प्रोसेस क्या होती है कि प्रोसेस यही होगी कि जो
बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं या कुछ अलग धर्म के हैं या फिर वो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करा जाए, उनको एक ही स्कूल में कुछ विशेष पदार्थों मटेरियल्स के द्वारा, ठीक है, टीचिंग एड्स के द्वारा हम उन्हें क्या कर सकें, हम उन्हें एक छत के नीचे एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष वातावरण में ना रख के उसी वातावरण में उन्हें पढ़ाया जाए सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है। अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अब विशेष वातावरण में भी रखा जाता है कई बच्चों को। अब देखा होगा आपने कि जो जन्म से जो है उनकी जो देखने की क्षमता है वो बिल्कुल समाप्त हुई होती है, वो देख नहीं पाते, ऐसे बच्चों का एक अलग से स्कूल होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और उनके जो है, जो बच्चे सुन नहीं पाते, जो बच्चे देख नहीं पाते या जो विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, तो उनका एक अलग से स्कूल भी होता है। लेकिन इस अलग से स्कूल में क्या होता है, उनकी एक धारणा बन जाती है कि हम बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, हम हीन हैं, इस प्रकार की भावना बन जाती है। तो ये भावना ना बने, इसके कारण ही हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया है, समावेशी शिक्षा को लाया गया है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन में देखें हम, तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसके समाज में ये बात डाली जाए कि वो बच्चे को भी स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है, या फिर उनके परिवार को समझाया जाए यदि वो नहीं समझ रहे हैं तो ये चीज़ें हैं। और ये शिक्षक की भूमिका भी बनती है, यदि कोई बच्चा आपको दिख रहा है आपके गांव में, आपके शहर में, तो उनको प्रेरित करें आप, बच्चे को भी और उनके परिवार को भी, कि वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें सामान्य बच्चों के साथ। अब इसके कंसर्न इशूज़ क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो डिसेबिलिटी है, जिनमें जो विकलांग बच्चे हैं उनके इश्यूज क्या हो सकते हैं। अब हो सकते हैं कि उनमें चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, वो देख ना पाएँ, है ना, अब वो सुन ना पाएँ चीज़ों को, तो उनमें क्या होगा, धीमी गति से अधिगम होगा, वो धीमी गति से सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे ज़रूर यदि, अब इसके लिए टीचर की भी भूमिका बनती है कि उसके अंदर इतना पेशेंस हो, उसके अंदर इतनी क्षमता हो, उसने इतनी ट्रेनिंग ले रखी हो कि वो बच्चों को, ऐसे बच्चों को भी वो पढ़ा सके, ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन जो होते हैं उनके अंतर्गत बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो कि डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें, ठीक है। अब हम देखते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, आप रिलेट कर चुके होंगे। और यदि आप कहेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक ही आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो प्रोविजंस के अंतर्गत हम देखेंगे जो जो राइट्स हैं उनके पास, यहाँ पे राइट्स होगा, ठीक है, अधिकार क्या क्या है उनके पास। तो हम देखते हैं राइट्स ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, ये आपको आर्टिकल नंबर 45 में मिलेगा। और ये आपको याद करना है, यदि आप कहेंगे कि याद नहीं हो रहे हैं तो हम इनको ट्रिक से करेंगे, ठीक है। अभी टाइम कम है, हमें समझना बहुत ज़्यादा है कि आपकी एक स्टोरी तैयार हो जाए, फिर आप जो भी बोलेंगे वो चीज़ हम ट्रिक से, और मैंने कि आपको बताया था कि बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ कहा है, ठीक है, उनकी परिभाषाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो उनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, ये आप बार बार पढ़ते हो और याद नहीं रहता, तो उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। और जैसे कि मैंने प्रीवियस जो एक क्वेश्चंस की सीरीज में डिस्कस किया था कि हम कैसे याद कर सकते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर मैंने बताया बहुत सी चीज़ें, लेकिन हम एक अलग से वीडियो में प्रॉपर उन चीज़ों को जो नोट्स से या फिर जो ट्रिक से या फिर कोड वर्ड से कह सकते हैं या लिंकिंग वर्ड से याद कर सकते हैं, तो वो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। हम देखते हैं राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस में आता है, आर्टिकल 45 में। आर्टिकल नंबर 45 में क्या आता है, 45 में क्या आता है कि जो है हर बच्चे को एक कंपलसरी एजुकेशन का और फ्री एजुकेशन का उसको अधिकार है, उसके पास राइट्स है कि वो एजुकेशन को ले कंपलसरी रूप से और फ्री एजुकेशन को ले, ये अधिकार है बच्चे के पास। और ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 45। अब आर्टिकल नंबर 21A में आप देखते हो राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत भी आ जाता है, ठीक है। इसमें आप राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को देखते हो और राइट टू एजुकेशन में आप किसको देखते हो, 21A में आपको क्या मिलता है, राइट्स टू एजुकेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम एजुकेशन फॉर वुमेन मतलब
महिलाओं के लिए जो है शिक्षा। अब ये आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, 15 1 और 3 के अंतर्गत, ठीक है। 15 आर्टिकल नंबर 15 में जो है पार्ट बना दिए गए हैं, पहले और तीसरे में आपको क्या देखने को मिलता है, एजुकेशन फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए एजुकेशन। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे हम एक अलग पार्ट में, अभी आप सिर्फ रिलेट कर सकते हो या फिर याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद करना है, आपको डिटेल में याद नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 46 में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है। अब SC ST या फिर माइनॉरिटी जो हैं या फिर जो अदर वीकर सेक्शंस हैं जैसे OBC हुआ, ठीक है, तो उनको भी एजुकेशन में जो है उनकी रुचि और उनके आर्थिक स्थिति और हम कह सकते हैं उनको प्रमोशन का भी अधिकार है एजुकेशन में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हैं या फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको प्रमोशन या फिर एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब उनका इंटरेस्ट यदि साइंस लेने में तो है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंची जाति के ही साइंस ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी को ये राइट्स प्राप्त है कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर या देखते हुए उनका प्रमोशन जो है वो शिक्षा में होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलीजियस एजुकेशन, उनके धार्मिक, रिलीजियस मतलब कह सकते हैं हम धार्मिक और एजुकेशन मतलब शिक्षा। धार्मिक शिक्षा जो है आपको 25 में आर्टिकल नंबर 25 28 1 2 3 28 के 1 2 3 में आपको देखने को मिलता है रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें भी कुछ अलग पॉइंट होंगे, 15(1) में 15(3) में कुछ अलग पॉइंट होंगे, तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं जिसमें आप समझ पाएं चीज़ों को, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलीजियस एजुकेशन आपने देखी है। अब देखते हैं हम एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। जो माइनॉरिटीज होती हैं मतलब अल्पसंख्यक जिन्हें हम कहते हैं, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यकों को शिक्षा की बात करें हम, वो आपको कहां देखने को मिलेगी, 29 आर्टिकल नंबर 29 में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मतलब उनके इंटरेस्ट की जो है प्रोटेक्शन, सुरक्षा हम कह सकते हैं उनकी होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की रुचि का सुरक्षा हम कह सकते हैं, या संरक्षण कह सकते हो, होना चाहिए। जे किसमें दिया है आपका आर्टिकल नंबर 29 में, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब आपने देखा होगा, ये हो गया अपना आर्टिकल नंबर 30 में, ये आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे हैं जिनके लिए अलग से, जैसे माइनॉरिटीज़ हैं जो SC ST है, उनके लिए अलग से राइट है, अधिकार है कि उनके लिए अलग से एक स्कूल का निर्माण किया जाए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी निर्माण किया जाए। ये आप आर्टिकल नंबर 30 में देखते हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, कि उनकी प्राथमिक स्थिति में आपको इंस्ट्रक्शन जो है किसमें देना है, मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में, ठीक है। ये कहाँ देखते हो आप, 350A में देखते हो, आर्टिकल नंबर 350A में। प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी का प्रमोशन की बात करें हम तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, 351 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 239, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज, मतलब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में भी शिक्षा होनी चाहिए। ये किसमें मिलता है आपको, ये मिलता है आपको आर्टिकल नंबर 239 में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, 51A, आर्टिकल नंबर 51A। यहां पे आप क्या देखते हो, फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, मतलब संवैधानिक कर्तव्य जो हैं वो भी क्या कहते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा के लिए अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर प्रदान किए जाएं। ये आपको कहां पे मिलता है, 51A में आर्टिकल नंबर, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन क्या है, ठीक है, समावेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पे हमने पहले ही बहुत सी चीजें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि ऑल स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर, ठीक है। सभी स्टूडेंट कैसे हों, साथ में सीखें, चाहे वो किसी भी धर्म से आए, किसी भी प्रदेश से आए, प्रदेश की बात यदि हम ना करें, किसी भी डिसेबिलिटी से आए, ठीक है, सभी या सामान्य बच्चे हों, सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए, ठीक है। ऑल स्टूडेंट लर्न टुगेदर, इंक्लूजन में इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, ठीक है। तो
यहाँ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन को किस किस को साथ में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और इनके जो इम्प्लीकेशंस हैं, सभी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट लर्न टुगेदर में आप समझ गए होंगे कि एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को एक स्कूल में कह सकते हैं हम कि सभी प्रकार के बच्चे हों, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, चाहे किसी भी समाज के हों, किसी भी रीति रिवाज को मानते हों, किसी भी धर्म के हों, ठीक है, चाहे वो मानसिक रूप से कमज़ोर हों, सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, टीचर्स कोलैबोरेट गेट सपोर्ट, ठीक है। अब टीचर्स जो हैं, शिक्षकों का ये जो है दायित्व बनता है, कह सकते हैं हम, कि वो कोलैबोरेट करके उनका सपोर्ट करें, ठीक है। सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो सामान्य हों, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हों, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसी रूप से विकलांग हों, तो उनका सपोर्ट किया जाए। अब सपोर्ट कैसा हो सकता है, उनको या उन्हें स्कूल तक आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बच्चा यदि वहाँ से आ रहा है तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप उसका साथ जो है या उससे लेके आ सकते हो, उसको व्हीलचेयर में लेके आ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको उनका सपोर्ट करना है, और ये सभी टीचर्स का दायित्व बनता है। फोकस ऑन एबिलिटीज़ रेदर डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो टीचर का ये बनता है, उसका दायित्व ये होता है कि जब वो पढ़ा रहा हो तो उसके फोकस करे उसकी एबिलिटीज़ पर, उसकी योग्यता पर, ना कि उनकी डिसेबिलिटीज़ पर। उनकी योग्यता क्या है उस पर ज़्यादा फोकस रहे, ना कि उसकी डिसेबिलिटी क्या है। अब जैसे मान के चलिए कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, वो बहुत जल्दी उसको पहाड़े जो है 25 तक याद है, सामान्य बच्चों से भी ज़्यादा याद है, लेकिन वो क्या है, वो आँख से नहीं देख पाता। तो टीचर को ये नहीं देखना चाहिए कि वो आंख से नहीं देख पाता, बस बल्कि उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता को देखना चाहिए कि उसको 25 तक के पहाड़े आ जाते हैं और बाकी बच्चों को नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मतलब कि फोकस ऑन एबिलिटीज रेदर डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, टीचर्स गेट रेगुलर ट्रेनिंग टू डेवलप स्किल्स फॉर इंक्लूजन क्लासरूम, ठीक है। तो जो समावेशी शिक्षा जो है, अब शिक्षक को ही देना है, ठीक है, सभी बच्चों को सामान्य रूप से देखना है और सभी बच्चों को समझ में आए ये करना है। तो इसके लिए जो है रेगुलर ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, किसे, शिक्षक को, ठीक है। और स्किल डेवलप करने की जरूरत है किसके लिए, कि वो हर प्रकार के बच्चों को टैकल कर पाए, हर प्रकार के बच्चों को वो शिक्षा दे पाए कि कैसी अप्रोच रखनी है। यदि मान के चलिए कोई आंख से नहीं देख पाता तो उनको किस प्रकार से समझाना है, जो नहीं सुन पाता उसको किस प्रकार से समझाना है। तो इसके लिए ट्रेनिंग में उसे जो है रेगुलरली ट्रेनिंग लेना चाहिए और उसकी स्किल्स को डेवलप करते जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कैटर टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। अब कैटर टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स मतलब जो उनकी इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स है सभी की, उनको क्या करना चाहिए, उनका पूरा करना चाहिए। कैटर मतलब क्या होता है, पूर्ण, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक प्रकार से उनकी जो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स है उसको आपको पहचानना है, ठीक है, और उसको आपको पूरा करना, जिस तरीके से वो सीखना चाहते हैं उन बच्चों को उस तरीके से उस विधि का प्रयोग किया जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं, ऑनर द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इक्विटेबली, मतलब कि जो है सभी स्टूडेंट को बराबर तरीके से उनकी आवश्यकताओं को, नीड्स का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। जो जो उनको आवश्यकता है, अब मान के चलिए कोई बच्चा विकलांग है, उसको व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो उसका भी सम्मान किया जाए, उसे अरेंज किया जाए यदि उसे ज़रूरत पड़ रही है तो। अब जैसे कोई सुन नहीं पाता तो मशीनें आती हैं, उसका अरेंज किया जाए, तो उनका सम्मान हो। जो जो उनको आवश्यकता है, भले वो किसी भी चीज़ की उनको तुरंत आवश्यकता पड़े, उसका सम्मान किया जाए और उसको वहाँ पे लाया जाए उनके लिए। और सरकार भी व्यवस्था करती है इन चीज़ों की। अब हम देखते हैं, वैल्यू अल्टरनेटिव थॉट एंड पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो वैल्यू करना चाहिए उनके अल्टरनेटिव थॉट और उनके पर्सपेक्टिव्स की हमें क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। अब सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी मतलब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए विविधता को और इंडिविजुअलिटी मतलब अकेलेपन को। अब ऐसा नहीं कि मान के चलिए विविधता है तो आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाओ कि मैं किन किन बच्चों को पढ़ाऊंगा, नहीं, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं जो है इतने डाइवर्सिफाई जो बच्चे हैं, मतलब कुछ बच्चे सामान्य हैं, कुछ बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कुछ बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, कुछ बच्चे देख नहीं पाते, तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि आप विविधता है वहाँ उस क्लासरूम में आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोझ नहीं समझना चाहिए। अब नर्चर शेयर्ड रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी,
ठीक है। सहानुभूति और जो है शेयर्ड मतलब उनके शेयर किए गए रिस्पेक्ट को, उनकी रिस्पेक्ट और सहानुभूति को आपको क्या करना चाहिए, नर्चर मतलब पूरा करना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो, एक और वर्ड हम कह सकते हैं पालन पोषण करना, ठीक है। पालन पोषण करना का अर्थ क्या है, पालन पोषण का करना मतलब उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी सहानुभूति का पालन करना, ठीक है। कि वो जिस रिस्पेक्ट देते हैं मतलब उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे कि यदि हम कहें कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट दो और सहानुभूति दो। यदि वो कुछ गलत कर रहा है या फिर उसका आंसर गलत हो जाता है तो उसको सहानुभूति भी देना चाहिए। और सहानुभूति एक प्रकार से ये भी दे सकते हैं हम कि आप जल्दी ठीक हो सकते हो यदि आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। जो मानसिक रूप से जिन्हें समझ में नहीं आता तो आप उन्हें सहानुभूति दे सकते हो कि आप करोगे, बिल्कुल उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। अब हम देखते हैं और जो हमारा बचा है स्कूल रेडीनेस, ठीक है। स्कूल रेडीनेस क्या होता है, मतलब विद्यालय तत्परता जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या होता है अब इसे समझते हैं हम। अब देखिए, विद्यालय तत्परता की यदि मैं बात करूं तो विद्यालय पहुंचाने के पूर्व उसे तैयार करना, आसान भाषा में बता रहा हूं, विद्यालय पहुंचाने के पूर्व उसे तैयार करना पढ़ने के लिए, यही क्या है, विद्यालय तत्परता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी देखेंगे हम, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, स्कूल रेडीनेस होती क्या है, फिर हम जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए देखेंगे, ठीक, या विविधता है जिन बच्चों को, उन बच्चों के लिए हम देखेंगे, ठीक है। अब स्कूल रेडीनेस का मतलब, ठीक है, कैसे उन्हें तैयार करना, क्या उन्हें बिल्कुल पैंट शर्ट पहना के तैयार करना जाने के लिए, ये नहीं, ये है कि कुछ चीज़ें उनको पहले से आती हों, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए मातृभाषा, कुछ दूसरी भाषाएं भी होती हैं जो बोली जाती हैं अपने घर में, ठीक है। जो बच्चे अब वहाँ जाएगा तो उससे हिंदी थोड़ी सी करना पड़ेगा, तो उसको मातृभाषा के रूप में हिंदी की भी थोड़ी थोड़ी ज्ञान दिया जाए, हिंदी भी सिखाई जाए, तो ये है स्कूल रेडीनेस में तैयारी। मतलब उसको हल्का सा ज्ञान हो तैयार करने का, उसको मानसिक रूप से, उसको शारीरिक रूप से भी उसको एबल बनाना, योग्य बनाना स्कूल में जाने के लिए, ठीक है। तो यही है स्कूल तत्परता, उसे हर तरीके से तैयार करना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, ठीक है। अब बच्चे के मन में आप यदि ये डाल दोगे कि स्कूल नहीं जाना चाहिए तो वो जाएगा क्या, तो उसको तैयार करना कि स्कूल में ये चीज़ें मिलती हैं, आपको ये सीखने को मिलेगा, तो उनको तैयार करना ही क्या है, स्कूल रेडीनेस है, ठीक है। अब फॉर एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जो विविधता है जिन चिल्ड्रनों की, जो चिल्ड्रन अलग अलग प्रकार के हैं, उनको कैसे किया जाए, उनको कैसे एड्रेस किया जाए स्कूल रेडीनेस के लिए, कैसे तैयार किया जाए उनको। तो देखिए, समाज में मिथ है, समाज में भी हम कहें या फिर परिवार में कि तू क्या पढ़ेगा, है ना, तू तो विकलांग है, तू जा नहीं सकता। तो इन प्रकार की चीज़ों को उनके माइंड से हटाना और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो इन प्रकार के ऐसे बच्चे कौन से हो सकते हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर जो डिसेबल हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो स्कूल नहीं जा सकते, तो उनको प्रेरित करना ये परिवार की, उनके समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें स्कूल पहुंचाने के लिए तैयार करें, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है आपका स्कूल रेडीनेस। अब जो है एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए, एक टीचर का रोल क्या हो जो डिसेबल बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी, अब टीचर का रोल क्या हो, देखिए सबसे पहली बात, टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सबसे पहली बात। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे यदि आप कहेंगे तो। अब पेशेंस कैसा, कि यदि शिक्षक कुछ डिलीवर कर रहा है और छात्र यदि जो कमज़ोर है मानसिक रूप से या फिर उसे कोई और डिसेबिलिटी है, वो जल्दी नहीं समझ पा रहा है, तो टीचर के अंदर धैर्य होना चाहिए कि वो धीरे धीरे चीज़ों को उससे समझाए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी चलते जाए कि सामान्य बच्चों को समझ में आ गया तो वो भी आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है। उसके अंदर पेशेंस हो, जब तक सभी बच्चे समझ नहीं जाते तो वो उस टॉपिक को या जो समझ में नहीं आया उसको बार बार रिपीट करे, ठीक है। उसके अंदर पेशेंस हो, उसके अंदर धैर्य हो, ठीक, ये बात होनी चाहिए। उसके अंदर शांति हो, कामनेस हो। अब ये भी शांति कैसे, उसको जल्दी गुस्सा ना आ जाए। अब जैसे कोई बच्चा बहुत समझ नहीं रहा है या कोई व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा विकलांग होता है, उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वो कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा है, तो उस पर गुस्सा नहीं करना, शांति से उसे टैकल करना, उसे समझाना, यही एक अच्छे शिक्षक का रोल होता है।
और आप अपने अंदर से, अपने निजी जीवन से या व्यवहारिक रूप से आप रिलेट करके और समझ सकते हो कि एक टीचर का, एक अच्छे टीचर का क्या क्या रोल हो, जो कि विविधता हो बच्चों में, उनको वो कैसे टैकल करे, एक रोल कैसा हो टीचर का, अप्रोचेस कैसी रखे वो, है ना। तो अप्रोच की बात करें हम, वो सभी चीज़ों को जानने वाला हो, वो संवेगों पे उसके नियंत्रण हो। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो है ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसकी हंसी निकल जाए, तो उसके संवेगों में भी क्या होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, कि वो कंट्रोल रखे अपने आप के ऊपर और बच्चों को समझाए कि बाकी बच्चे भी उसके ऊपर ना हंसें। तो ये एक टीचर का रोल होना चाहिए। और भी पॉइंट हैं, यदि आप कहेंगे तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, तो आपके अंदर एक स्टोरी बन जाए, इसके लिए 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और भी आप ऐसे पॉइंट देख सकते हो, और यदि ज़्यादा होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे तो हम क्वेश्चन वाली सीरीज में डिस्कस कर रहे होंगे।